हेलो एवरीवन, धमाकेदार सीरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। अभी आपने इन्वायरमेंट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपने पिछली सीरीज़ में उनको देखा, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे आपने उनको देखा, और इस सीरीज़ में या इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जो भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं वो आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका प्री का जो एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को है, इससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। In this question, this question asks about the what types of organization which ensure the cooperation and coordination between the states. First option is National Development Council, second the Governance Conference, and third Zonal Council, and fourth in Inter-State Council. देखिए, अगर हम बात करें, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा जो आपकी जोनल काउंसिल है, इसका भी मेन पर्पस होता है कि जो डिफरेंट जो स्टेट्स वगैरह हैं उनके बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना। इंटर स्टेट काउंसिल भी 263 आर्टिकल के अंडर आती है, इसका मेन पर्पस भी वही है, ठीक है। ये भी उसी का काम करती है। और जो गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है ये भी जो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन है और उसको इंश्योर करने का काम करती है। और जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका भी काम क्या है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। लेकिन इन सभी में आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब वो बॉडी जो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन तो करती हो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना हो। और अगर आप बात करोगे इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप जैसे ही चौथे को काटेंगे ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी कटेगा, बनेगा 1 2 3, ठीक है। तो ये जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, तो आंसर तो आ जाएगा आपका बी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, तो ये क्या है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी जो बॉडी है उसका मेन पर्पज़ है कि डेवलपमेंट जो भी मैटर्स हैं उन मैटर्स पे डिसीजन लेने का काम करती है। इसको पीएम हेड करते हैं, ये याद रखना। एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1952 में। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि इसमें क्या कौन कौन से लोग होते हैं, तो अगर इसमें हम देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इस काउंसिल को हेड कर रहा है। उसके बाद हर स्टेट के सीएम होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और यूटीज़ जो यूनियन टेरिटरीज़ है उसके भी मिनिस्टर्स होते हैं, और नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं पहले, क्योंकि ये जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था वो प्लानिंग कमीशन के अंडर इसको बनाया गया था। और अभी प्लानिंग कमीशन तो ख़त्म हो गया है, तो अब आया है नीति आयोग, तो उसके मेंबर की भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखना। नेक्स्ट आया आपके क्वेश्चन सामने, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें आपको 1/2 स्टेट्स की जो रिकमेंडेशन है या उसकी रेक्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टाइप के अमेंडमेंट की बात की गई है, ठीक है। जो अमेंडमेंट है वो 2 टाइप के हैं। पहला है आर्टिकल 368 के थ्रू। 368 के थ्रू आपका क्या है, इसमें भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं।
368 में जो भी अमेंडमेंट होना है पहले याद रखना वो स्पेशल मेजोरिटी से होना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे जिनमें स्टेट की जो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिनमें स्टेट के रिकमेंडेशन मतलब मोर देन 50% स्टेट्स की रिकमेंडेशन या उनके रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी, वो भी सिंपल मेजोरिटी से स्टेट करेंगे। और जो ऐसे मैटर्स जिनमें स्टेट की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी वो केवल वही मैटर्स होंगे जो फेडरल सिस्टम है उससे रिलेटेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट वगैरह है, तो प्रेसिडेंट सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए ही रिलेवेंट है, या कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से कोई भी ऐसा मैटर जिससे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, अगर उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो स्टेट है उसकी मोर देन 50% ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। ये हो जाएगा वन टाइप। दूसरा टाइप होता है सिंपल मेजोरिटी से आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की टेरिटरी की जो बाउंड्रीज है वो सब चीज़ें अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप इनके लिए आप सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो केवल दो टाइप का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो पूछ रहा है कि हाफ ऑफ स्टेट के बारे में। इसमें देखिए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस, इसमें जो स्टेट्स हैं उनका इंटरेस्ट है तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट। अब रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो अगर स्टेट के में कितनी सीट्स हैं जो लोकसभा के लिए हम कह सकते हैं रिजर्व की गई हैं, ये सारी चीज़ें भी स्टेट का एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है। थर्ड है लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। जो 7th शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यस, 7th शेड्यूल में बात की जाती है जो 13 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये भी हम क्या कहेंगे, स्टेट या फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। एंड फोर्थ है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका गलत है। जैसे ही आप फोर्थ ऑप्शन काटोगे ऑप्शन बी कटेगा, सी कट जाएगा और डी ऑप्शन आ जाएगा 1। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ए गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस। अब गवर्नर के बारे में बताया है कि जो गवर्नर है आर्टिकल आपका 156 में उसके बारे में मेंशन है, तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपको पता है गवर्नर किस पे रहता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। जब प्रेसिडेंट चाहेगा उसको अलग कर सकता है। तो ऑप्शन 2 तो 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए गया। ऑप्शन सी, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर। नो, ऐसा भी नहीं है। जो कि आपका गवर्नर है वो आसानी से रह सकता है जब तक कि उसका जो सक्सेसर है वो ना आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अभी आपने पहले भी यही क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है इसके ऑप्शंस क्या होंगे। केवल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1/2 स्टेट की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन 1, 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट अलाउ एज ए कन्वेंशन। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है लेकिन उनको कन्वेंशन की तरह फॉलो किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर टू बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस। नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को तो अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लॉसेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लॉस कर देता है, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो लॉस करता है लोअर हाउस में अपनी मेजोरिटी को। ऐसी कन्वेंशन बनी हुई है, ठीक है। ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया टू बी रिप्रेजेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। इफ़ बोथ ऑफ प्रेसिडेंट बाई प्रेसिडेंट एडमिट साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ टेन्योर स्पीकर नो नो नो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ द पंचायत राज। जो पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रपोज की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपको देखना है 30% सीट इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट एट ऑल लेवल्स। क्या ऐसा था कि सभी लेवल्स में वुमेन का जो रिजर्वेशन था उसको कर दिया गया था? ठीक, ऑल लेवल्स में तो नहीं है, ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा गलत। बी है द स्टेट विल कंटिन्यू देयर फाइनेंशियल कमीशन टू एलोकेट, एक मिनट, पूछा क्या है, इज़ नॉट प्रपोज्ड। ठीक है, सो एक गलती हो गई मुझसे, सॉरी। जो 73rd एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें तो वुमेन को दिया ही गया था ना रिजर्वेशन 30% सभी लेवल्स में। तो जो ऑप्शन है 1 तो राइट है। दूसरा, स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंशियल कमीशन टू एलोकेट रिसोर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फाइनेंस कमीशन वगैरह को बनाया गया था जिससे कि पंचायत को जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उनका एलोकेशन किया जाए। सेकेंड ऑल्सो राइट, बी इज ऑल्सो राइट। पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, नो नो नो, ये ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था, तो सी इज़ incorrect option. The election will be held in 6 months time if the पंचायती राज bodies are superseded or dissolved by state government। बिल्कुल, अगर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है अगर ये बॉडी ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व होती है, तो उसके 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रपोज नहीं की गई थी। तो आपने देखा 1, A, B और D को प्रपोज किया गया था, 3rd ऐसा है इसके बारे में नहीं किया गया था, इसीलिए आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 लेवल एंड सेकेंड इज असर्शन। आपको बताना है असर्शन जैसे है रिजर्वेशन ऑफ 33% of seats of women in parliament in state legislature does not require any constitutional amendment। अच्छा, रीज़न है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, रीज़न बिल्कुल सही है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो अपनी सीट्स में या जो भी उनको मिली है उनमें 33% वुमेन का रिजर्वेशन अगर वो एलोकेट करते हैं तो उसके लिए उनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो आपका अगर वो लोकसभा या आप स्टेट लेजिस्लेचर में ये चाहते हैं कि वुमेन की सीट 33% रिजर्व हो तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। इसीलिए असर्शन जो ए है वो आपका क्या है, रॉन्ग है, और जो रीज़न है वो आपका राइट है। तो इससे आप कहेंगे कि दिस राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट, नहीं, ए आपका फॉल्स है और आर आपका ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में मेंशन है? प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, द पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस। बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, बी आंसर। नेक्स्ट, in the following quotation, we the people of India having solemnly resolved to the constituent India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of the opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, this acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो एक्स स्टैंड मतलब ये जो भी आपका प्रियम्बल है वो पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी है? प्रियम्बल में ही लिखी है। तो आपको ये बताना है ये जो चीज़ें इंडिया के पहले ही पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें कब अडॉप्ट की गई थी आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट वाज इनेक्ट ऑन November 26, 1949, बट इट वाज कमेंस्ड ऑन 26 January 1950. सो आंसर विल बी 26 day of November 1949. Question 10. Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection law? So you know, you should remember all the schedules 1 से लेके जो भी 12 तक है, आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये किस में है, शेड्यूल 10 में, ठीक है. सो आंसर विल बी 10. अब सेकेंड शेड्यूल में क्या है, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस ऑफ, जो 9th आपको शेड्यूल बताए गए हैं उनके बारे में दिया गया है. 5th शेड्यूल में क्या है, 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनसे रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है. 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में आपको बताया गया है कि जो भी, एक मिनट, लैंग्वेजेस हैं, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस में मेंशन है, 10th शेड्यूल में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11th की ओर. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड, फर्स्ट ऑप्शन, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटी. तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 29 एंड 30 में किसकी बात की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय. अगर कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो वो कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इनिशिएट कर सकते हैं, A1 and 2. So answer will be D. Article 13. Consider the following statement about the recent amendment to the election law by the Representation of People Act 1996. आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या है. इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. Any conviction for the offence of insulting the Indian national flag or Constitution of India shall entail disqualification for contesting elections to Parliament and state legislature for 6 years from the date of conviction. अच्छा, नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, there is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to be Lok Sabha. Third option, a candidate cannot now stand for election from more than one parliamentary constituency. ये बिल्कुल गलत है. आपको पता है कि मोदी जी हैं, वो बनारस से भी वो खड़े हुए थे और वहाँ गुजरात से भी वो खड़े हुए थे. तो इस तरीके से ऐसा कोई भी वो नहीं है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो इससे एक से ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी है खड़ा नहीं हो सकता. तो इससे अगर थर्ड आप देखेंगे तो ऑप्शन कट जाएगा A, C और D. आंसर आएगा B, ठीक है. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर्स टू. 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपको पता है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड था, ठीक है. तो इसमें देखें, जनरेशन ऑफ ग्रेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर employed men and women in rural areas. No, this is fake statement. Second, generation of employment for able bodies adult who are in need and desirous of work during the lean agriculture season. अच्छा, ऐसा भी भाई कुछ नहीं है. Laying the foundation for strong and vibrant पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. यस, पंचायत के बारे में ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है. Which article of the Constitution provide that it shall be endeavor of every state to provide an adequate facility for instruction in the mother tongue and the primary state of education. Which आप जो प्राइमरी टंग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो कौन सा है. तो देखिए, आप अगर बात करेंगे जो आर्टिकल 350A है उसमें इसके बारे में साफ साफ मेंशन है कि जो आर्टिकल 358 है एक्चुअली उसको इंसर्ट किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में. इसमें ये कहा गया था
जो स्टेट एंड एवरी लोकल बॉडीज़ जो है प्रोवाइड करेंगी एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 350A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी आपको पिछले क्वेश्चन आपको मिला था 10th शेड्यूल के बारे में, फिर आ गया 4th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो आपको प्लीज़ 12 के 12 शेड्यूल पता होने चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स वगैरह के बारे में शो करता है, बताता है आपको। ठीक है, जैसे लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये आपका फर्स्ट शेड्यूल बोलता है। सेकंड में क्या है, सेकंड शेड्यूल बोलता है सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जज है, 9 इसमें बताई गई हैं जो जिनके सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बात की गई। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, और आप कह सकते हो कैग, ये याद रखना, कैग ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कैग के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बारे में, ये सारी चीज़ें सेकंड शेड्यूल में इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की गई है। जो आपका थर्ड शेड्यूल है वो ओथ के बारे में बताता है कि ओथ किसको देना है। ठीक है, तो ओथ में भी आप देखना MP और MLA की बारे में बताता है, और जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं उनकी ओथ के बारे में भी बताता है। ठीक है, जो आपका 4th शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के बारे में बताता है। 5th शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड STs, मतलब जो 10 स्टेट्स हैं उनमें आपको इसके बारे में बताया गया है। और 10 स्टेट्स में आप जैसे कह सकते हो, इसमें बात की गई है आपकी आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलंगाना के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है, गुजरात के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, और हिमाचल के बारे में, ठीक है, उड़ीसा के बारे में। इस तरीके से 10 स्टेट। तो प्लीज़ आप इनके नाम भी एक बार देख लेना कि अगर UPSC हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन देख के आपको फंसा दे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 6 जो शेड्यूल है इसमें ट्राइबल एरियाज़ वगैरह हैं, उनके में एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, 4 एरियाज़ हैं। जैसे आसाम, उसमें बताया गया है आसाम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में, और मिज़ोरम के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल में क्या है, जो लिस्ट वगैरह है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में। जो 8th शेड्यूल है उसमें आप देखेंगे 8th शेड्यूल में बताया गया है आपको लैंग्वेजेस के बारे में। और जो 9th शेड्यूल है इसमें बताया गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जैसे लैंड रिफॉर्म वगैरह है, टैक्सेस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो भी कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं उनकी वैलिडिटी से रिलेटेड है। और ये और याद रखना आप, जो 9th शेड्यूल है एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8th शेड्यूल थे। जो आपका 9th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। और जो आपका 10th शेड्यूल है इसमें अभी आप पहले ही देख चुके हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। फिर आपका आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आपका है पंचायती राज, इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। और जो आपका आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़, ये आ जाएगा आपका 12th, ये भी आ जाएगा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया। 4th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में होना चाहिए एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा D। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 17 की ओर, जिसमें मेंशन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बतानी है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 69th अमेंडमेंट 1991, ये 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और नेक्स्ट है आपके सामने
18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इन सब के बारे में बताना है। और इनमें लिखा हुआ है, जैसे 5th में है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 9th फाइनेंशियल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स इन विलेज और अदर लोकल लेबल्स। अब देखो पंचायत से रिलेटेड है ना, तो इसका मतलब आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो 17th के इधर उधर होगा और 19, 91, 92 उस तरीके से होना चाहिए। तो आपको वो पहले ढूंढना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो 1991, तो ये उस समय क्या है, पंचायत से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। तो आप ये तो मान लीजिए कि जो ए है उसका होना चाहिए आपका 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ढूंढोगे एक जो पंचायत से रिलेटेड एक्चुअली जो था ना वो कब हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको 73rd में हुआ था और 1992 में। तो ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो तो नहीं, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड। लेकिन आप ये देखोगे कि जो दिल्ली वगैरह का स्टेटस है उसको ज़रूर मिला हुआ था आपका 1991 में। तो जो ए है उसका ऑप्शन होना चाहिए दिल्ली से रिलेटेड, तो हो जाएगा 5। जब ए का 5 होगा तो आपके सामने ऑप्शन कट जाएंगे बी और डी। अब आता है आपका जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, बी ऑप्शन क्या बताता है, बी बता रहा है कि 75th अमेंडमेंट है और जो 75th अमेंडमेंट है उसमें बात की गई है आपके इसके बारे में कि जो लोकल जो स्टेट रेंट जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं वो बनाई गई थी। तो बी का 1 होना चाहिए और बी का 1 आप देखेंगे वो भी यहाँ पे है। अब हम देखें सी में क्या लिखा हुआ है। सी में है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था, जो 10th फाइनेंस कमीशन थी ना 2000 में, उसकी रिकमेंडेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी 18th में। तो सी का होना चाहिए 4th, और जैसे ही आप सी का 4 देखोगे तो वो है आपके ए में, सी कट जाएगा, आंसर बचेगा ए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है आप उनको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए न्यू स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी इज़ टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। अगर आप न्यू स्टेट्स को बना रहे हैं तो कौन सा जो कह सकते हैं शेड्यूल है वो अमेंड होगा। आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन, सो आंसर विल बी ए में अमेंडमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। आपको बताना है ये जो आर्टिकल्स है वो कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आपको वो बताना है। इसमें पहला है आपके सामने आर्टिकल 54। आर्टिकल जो 54 है वो किसके, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 1 ए का 1 है। अब जैसे ही आप ए का 1 देखोगे तो आंसर आपके सामने सी और डी कट जाएगा, ठीक है। सेकंड बी में है आर्टिकल 75। आपको पता है 75 में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट है उसको देखा गया है, तो आपका हो जाएगा बी का 2, तो दोनों ही सही है। आर्टिकल 160 अगर 4 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो डी का होना चाहिए 4, और डी का जैसे ही 4 होगा तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आपको वही देखना है, अगर 155 याद भी नहीं है आपको कि ये गवर्नर से, लेकिन 165 आप जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को पढ़ोगे तो तुरंत आप वो चीफ मिनिस्टर को भी स्टेट में पढ़ते हो 164 के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ही मैच करोगे आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन है आपका 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जो मैटर है उसको भेज दिया जाता है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको ये पावर दी गई है। तो इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें ऐसा कहा गया था कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर at the head to aid and advise the president in exercise of his function, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 44th।
नेक्स्ट है 21 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विथ, जो 93rd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है आपको वो बताना है। एक्चुअली जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो आपका आया हुआ था कि जो बच्चे हैं उन जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 to 14 ईयर चाइल्ड से, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 22 की ओर। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल और उनके बाद प्रोविजंस कौन कौन से हैं किस आर्टिकल में वो आपको बताने हैं। जैसे आर्टिकल 16 का 2, जो 16 है वो आपका क्या बताता है कि आपको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा, उसमें आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जॉब में आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़े या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 9% ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी राइट है वो किससे है 31 से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो डी है उसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और डी जैसे ही आप मारोगे कि डी का 1 होना चाहिए, ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 29B, 29 और 30 क्या है, राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है माइनॉरिटीज़ वगैरह को। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो जो आपका बी है, बी क्या दिखा रहा है, यस अगर हम इसमें देखेंगे तो जो आर्टिकल जो आपका बी है, बी में आएगा 29B और इसमें हो जाएगा डिनाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो आप नो सिटीजन शैल बी डिनाई एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंशन बाय स्टेट मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स ऑफ देम। ठीक है, तो 29 में 29 का है वो बी, मतलब बी का हो जाएगा 4th, और बी का 4th आप जैसे ही देखोगे तो आपका ये दोनों है। अब 30 है तो 30 का आपका आ जाएगा माइनॉरिटी से रिलेटेड के जो ऑल माइनॉरिटीज़ हैं वेदर वेस और रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सी का हो जाएगा 3, और सी का जैसे 3 होगा तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो DPSP को प्रपोज किया गया है या उनको इंसर्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पर्पज क्या था आपको वो बताना है। तो देखिए इसका जो मेन पर्पज था वो था सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ DPSP डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको DPSP के जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो DPSP में आर्टिकल 51 है, ठीक है, वो इससे पीस, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से डील करता है। ठीक है, तो 48 है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट वगैरह करना है। नेक्स्ट है आपका 25, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडिड, अभी बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका जो 9th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था, तो हो जाएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस on the electoral reform whether it was sent back to him by union cabinet without making any changes। जो पावर थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को कि अगर एक बार अगर ऑर्डिनेंस वगैरह की, तो ये ऑर्डिनेंस की पावर जो प्रेसिडेंट की है वो कहाँ पे किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 123। आपको ये बताना है कि गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस की पावर होती है, तो गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस की पावर होती है वो किस आर्टिकल में है आपको ये बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, गवर्नर के पास भी जैसे प्रेसिडेंट है, और ये मैं हिंट दे देती हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है उसी आर्टिकल से भी आप वो बना सकते हो, मतलब नंबर्स को इधर उधर करके भी। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 27 की ओर। इसमें लिखा हुआ है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर डिसीजन ऑन द डिफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन। 2002 में जो गुजरात असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें
जो बताया गया था कि आर्टिकल 143 है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे कंसल्ट कर सकता है। तो उसी समय उससे आपको अगर याद होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है, और ये पावर प्रेसिडेंट को कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 143 से। 28 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आप देखिए जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि ये कहाँ पे, किस आर्टिकल में ड्यूटी लिखी हुई है कि यूनियन को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल वॉर वगैरह से। यस, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेट्स है वो सॉरी यूनियन कौन से आर्टिकल के थ्रू इसका जो है एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से वो इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? ये आर्टिकल अंदर आएगा आर्टिकल 356 में। हम देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो एमरजेंसी वगैरह है, तो हम इस ये जो लिखा हुआ है वो है 355 में मेंशन इसके बारे में है। 29 में है, दो लिस्ट दी गई हैं आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं और किस कंट्री से को हमने बोरो किया है। जैसे हम बात करें डीपीएसपी, आपको पता है डीपीएसपी हमने कहाँ लिया है? आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। तो वन का हो जाएगा आपका 3, वन का अगर आप 3 देखोगे तो आंसर ए कट जाएगा, आंसर सी कटेगा।
फंडामेंटल राइट आपको यूएसए अमेरिका से लिया गया है, तो ए का हो जाएगा, सॉरी बी का हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कंकरेंट लिस्ट, तो जो कंकरेंट लिस्ट है वो आपने वो जो ऑस्ट्रेलिया है उससे अडॉप्ट किया है, तो इसका आंसर जो भी है वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सी का 1 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 30, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू राइजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दी स्टेट्स। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि जो इसमें क्या है कि जो 77th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो हुआ था 1956 में, इसमें बताया गया था कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड एडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, कि भाई हर सेंसस के बाद जो स्टेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, और अभी हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 7 फिर होता है आपका 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 73 में, उसके थ्रू भी जो नंबर्स वगैरह हैं उनको चेंज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी 7th अमेंडमेंट जो कि 1956 में हुआ था और 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1973 में हुआ था। इन दोनों के थ्रू ही जो राइजिंग जो नंबर हुई है लोकसभा में, इन दोनों के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में या नेक्स्ट वीडियोज़ में कराऊंगी, अभी आप इतने क्वेश्चंस को करिए, और अगर कोई भी आपका डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।